गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 का पाठ्यक्रम। आज हम पाठ 2 पढ़ेंगे। पाठ 2 में लेखिका बचेंद्री पाल की आत्मकथा एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा का वर्णन किया गया है। इसमें बचेंद्री पाल को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कौन कौन सी समस्याएं आई हैं और उन समस्याओं का समाधान उन्होंने किस प्रकार किया, ये सभी बात इस पाठ के माध्यम से हम समझेंगे। इसके पिछले भाग में हमने पढ़ा कि जो बचेंद्री हैं उनका अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया गया और एक ऐसा दल आगे गया जिन्होंने हिमपात का रास्ता साफ किया। और जब वह बेस कैंप पर पहुँचे वहाँ पर उन्हें तरह तरह की सूचनाएं मिल रही थी और इससे वह बहुत घबरा भी रही थी। इस पर उनके नेता जो थे कर्नल खुल्लर, उन्होंने कहा कि इस अभियान में खतरों का तो तुम्हें सामना करना ही पड़ेगा और कभी कभी तो मृत्यु को भी स्वीकार करना पड़ सकता है। इस तरह की बातों को समझते हुए वे बेस कैंप में पहुँचे। फिर उन्हें एक और मृत्यु का समाचार मिला जो जलवायु अनुकूल ना होने के कारण एक रसोइयों की मृत्यु हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरे दिन आने वाले अपने अधिकांश सामान को हम हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए। डॉक्टर मीनू मेहता ने हमें एल्यूमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का बनाना, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और हमारे अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी। अब हमें बताया कि किस तरह से आप हिमपात के रास्ते पर चल सकते हैं। तीसरा दिन हिमपात से कैंप 1 तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था। रीता, गोम्बू तथा मैं साथ साथ चढ़ रहे थे। हमारे पास एक वॉकी टॉकी था जिससे हम अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप पर दे रहे थे। कर्नल खुल्लर उस समय खुश हुए जब हमने उन्हें अपने पहुंचने की सूचना दी, क्योंकि कैंप 1 पर पहुंचने वाली केवल हम 2 ही महिलाएं थीं। अंगदोरजी, लोब्सांग और गगन बिस्सा अंततः साउथ कॉल पहुंच गए और 29 अप्रैल को 7,900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया। ये संतोषजनक प्रगति थी। मतलब हम अब आगे से आगे बढ़ते हुए कैंप 4 तक पहुंच गए। जब अप्रैल में मैं बेस कैंप में थी, तेनजिंग अपनी सबसे छोटी सुपुत्री डेकी के साथ हमारे पास आए थे। उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेरपा कुली से बातचीत की जाए। जब मेरी बारी आई, मैंने अपना परिचय यह कहकर दिया कि मैं बिल्कुल ही नौसिखिया हूँ। नौसिखिया मतलब मैं अभी नई हूँ और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है। तेनजिंग हंसे और मुझसे कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि शिखर पर पहुँचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था। फिर अपना हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए उन्होंने कहा, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। मतलब जो तेनजिंग थे उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया और उन्होंने मुझे अच्छे से एक प्रोत्साहन देते हुए कहा कि तुम एक बहुत अच्छी पर्वतीय पक्की लड़की लगती हो और तुम्हें शिखर पर पहले प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैं लाहौसे की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन नायलॉन के बने तंबू के कैंप 3 में थी। कैंप में 10 और व्यक्ति थे। लोब्सांग, ताशरिंग मेरे तंबू में थे। एंडी शेरपा और 8 अन्य शरीर से मजबूत और ऊंचाइयों में रहने वाले शेरपा दूसरे तंबू में थे। मैं गहरी नींद में सोई हुई थी कि रात में 12:30 बजे के लगभग मेरे सिर के पिछले हिस्से से किसी एक सख्त चीज़ के टकराने से मेरी नींद अचानक खुल गई और साथ ही एक जोरदार धमाका भी हुआ। तभी मुझे महसूस हुआ कि एक ठंडी बहुत भारी कोई चीज़ मेरे शरीर पर से मुझे कुचलती हुई चल रही है। मुझे सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी। ये क्या हो गया था? एक लंबा बर्फ का पिंड हमारे कैंप के ठीक ऊपर लाहौसे ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा और उसका विशाल हिमपुंज बन गया था।
हिमखंडों, बर्फ के टुकड़ों और जमी हुई बर्फ के इस विशालकाय पुंज ने एक एक्सप्रेस रेल की तेज गति और भीषण गर्जना के साथ सीधी ढलान से नीचे आते हुए हमारे कैंप को तहस नहस कर दिया। वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी। यह एक आश्चर्य था कि किसी की मृत्यु नहीं हुई। अब ये जो लेखिका है ये बता रही है कि जब हम कैंप 3 में थे तब वहाँ पर एक बड़ा भारी बर्फ का पिंड गिरा और कैसे गिरा, उनके शरीर को कुचलता हुआ आगे बढ़ा था। इससे उनको सांस लेने में भी कठिनाई हुई थी और इस बर्फ के पिंड के गिरने से सभी को कुछ ना कुछ चोट आई थी और सब बहुत घबरा गए थे। लोब्सांग ने अपनी स्विच छुरी की मदद से हमारे तंबू का रास्ता साफ करने में सफल हो गए और तुरंत ही अत्यंत तेजी से मुझे बचाने की कोशिश में लग गए। थोड़ी सी भी देर का सीधा अर्थ था मृत्यु। बड़े बड़े हिमपिंडों को मुश्किल से हटाने के लिए उन्होंने मेरे चारों तरफ के कड़े जमे बर्फ की खुदाई की और मुझे उस बर्फ की कब्र से निकाल बाहर खींच लाने में सफल हो गए। मतलब जो लेखिका थी वह उस बर्फ पिंड में जम गई थी क्योंकि रात को नींद में थी। रात को 12:30 बजे के करीब ये जो बर्फ का जो पिंड था वह गिरा और बहुत ज़ोरदार धमाका हुआ। उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ हुई थी। विशाल हिमपुंज मतलब बहुत बड़ा हिम बर्फ का टुकड़ा, ठीक है, और इतनी तेज गति के साथ था, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति जैसा था और सारे कैंप को उन्होंने तहस नहस भी कर दिया। सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए थे और 16 मई को प्रातः 8 बजे तक हम प्राय सभी 2 कैंप पर पहुंच गए। जिस शेरपा की टांग की हड्डी टूट गई थी उसे एक खुद के बनाए स्ट्रेचर पर लिटाकर नीचे लाए। हमारे नेता कर्नल खुल्लर के शब्दों में यह इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक जबरदस्त साहसिक कार्य था। मतलब उस कैंप में भी इतना बड़ा बर्फ का टुकड़ा गिरने के बावजूद भी हम बहुत सुरक्षित वापस इस कैंप पर पहुंच गए। यह बहुत साहसिक कार्य है। सभी 9 पुरुष सदस्यों को चोटें और टूटी हड्डियों आदि के कारण बेस कैंप में भेजना पड़ा। तभी कर्नल खुल्लर मेरी तरफ मुड़कर कहने लगे, क्या तुम भयभीत हो? भयभीत का मतलब क्या तुम डरी हुई हो? जी हाँ। क्या तुम वापस जाना चाहोगी? नहीं, मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। अब मतलब जो कर्नल खुल्लर हैं वो बचिंद्री से पूछ रहे हैं कि क्या तुम डरी हुई हो, तो क्या तुम वापस इस यात्रा से वापस जाना चाहती हो? तो मैंने बिना किसी हिचकिचाहट से उत्तर दे दिया, मैं नहीं जाना। जैसे ही मैं साउथ कॉल कैंप पहुंची, मैंने अगले दिन की अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। मैंने खाना, कुकिंग गैस तथा कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। जब दोपहर 1:30 बजे बिस्सा आया, उसने मुझे चाय के लिए पानी गर्म करते देखा कि जय और मीनू अभी बहुत पीछे थे। मैं चिंतित थी क्योंकि मुझे अगले दिन उनके साथ ही चढ़ाई करनी थी। वे धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि वे भारी बोझ लेकर और बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे। तो ये जो की, जय और मीनू, इनके साथ ही लेखिका को क्या करनी थी? आगे की चढ़ाई पूरी करनी थी। दोपहर बाद मैंने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने और अपने एक थर्मस में जूस से और दूसरे को गर्म चाय से भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया। मैंने बर्फीली हवा में ही तंबू से बाहर कदम रखा। जैसे ही मैं कैंप क्षेत्र से बाहर आ रही थी, मेरी मुलाकात मीनू से हुई। की और जय अभी कुछ पीछे थे। मुझे जय जेनेवा स्पर की चोटी के ठीक नीचे मिला। उसने कृतज्ञतापूर्वक चाय वगैरह पी, लेकिन मुझे और आगे जाने से रोकने की कोशिश की, मगर मुझे की से भी मिलना था। थोड़ा सा और आगे नीचे उतरने पर मैंने की को देखा। वहाँ मुझे देखकर हक्का बक्का रह गया। तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बचंद्री? मैंने उसे दृढ़तापूर्वक कहा। मैं भी औरों की तरह एक पर्वतारोही हूँ, इसलिए इस दल में आई हूँ। शारीरिक रूप से ठीक हूँ, इसलिए मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए? की हंसा और उसने पेय पदार्थ से प्याज बुझाई, लेकिन उसने मुझे अपना किट ले जाने नहीं दिया। थोड़ी देर बाद साउथ कॉल कैंप से लोहाटू और बिस्सा हमें मिलने नीचे आ गए।
और हम साउथ कॉल पर जैसी भी सुरक्षा और आराम की जगह उपलब्ध थी उस पर लौट आए। साउथ कॉल पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। मतलब जो इनका जो कैंप 4 था वो तो तहस नहस हो गया, कैंप 3 में आए थे, फिर वहाँ से ही उन्होंने वापस अपनी चढ़ाई को शुरू करना था और जो बचेंद्री थी उन्हें अपने साथियों के साथ चढ़ाई शुरू करनी थी। तो इसीलिए वह चाह रही थी कि जिन को शारीरिक रूप से नुकसान हुआ उस बर्फ़ के गिरने से उनकी वह सहायता कर सके। धन्यवाद।